तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सेट को लेकर। और भारतीय इतिहास और बिहार का इतिहास से संबंधित जो खंड है उस पर कुछ प्रश्न हैं उनको समावेश किया है हमने। जो पिछले 7 वर्षों में पूछे गए हैं प्रश्न उनको समावेशित किया है। ये पार्ट 1 है। और ये जो 65वां बीपीएससी 2019 में हुआ था ये उसके प्रश्न हैं। हालांकि ये जो पेपर होना है अब वक्त है नहीं ज़्यादा, 26 जुलाई को मतलब प्रस्तावित है कि 26 जुलाई 2026 को पेपर होना है। देखें जो पहला प्रश्न है। और उससे पहले चीज़ और कि जैसा कि आपने अगर यूपीएससी 2026 का पेपर देखा हो, थोड़ा सा जो लेवल है कुछ टफ किया है, चीज़ों को डाइवर्टेड किया है, उस हिसाब से भी आपको अब प्रश्न को देखना होगा। क्योंकि जहाँ बीपीएससी 2026 में अब एक अन्य विकल्प ई जोड़ दिया गया है कि अनुत्तरित प्रश्न या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा जो भी है जो आपको करना कंपलसरी है। अगर आप यानी कि आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। जैसे पहले होता था कि आप छोड़ देते हैं तो चल जाता था काम आपका, लेकिन अब आपको लगता है कि ये इनमें से कोई नहीं है अगर, या फिर कुछ ऐसा है कि उसका आंसर कोई नहीं है, तो मतलब आपको ई यानी कि क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब ये है आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नहीं तो भी आपके माइनस मार्किंग आएगी। कंडीशन ये हो गया है बीपीएससी का 2026 में। देखिए पहला प्रश्न है कि देसियर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये जो देसियर कथा पुस्तक है असल में ये सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा रचित है। तो सही विकल्प यहाँ पे ये हो जाएगा। इस पुस्तक को सन 1904 में लिखा गया था। ये अरविंदो मतलब श्री अरविंदो घोष के करीबी और सहयोगी थे। सखाराम गणेश देउस्कर इनके द्वारा रचित है। तो ये इन्होंने स्वदेशी विचारधारा को बढ़ावा दिया और दादा भाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानडे के विचारों को लोकप्रिय बनाने में इनका योगदान था, सखाराम गणेश देउस्कर का। इसके अलावा ये जो पुस्तक है देसियर कथा, इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य द्वारा भारत के आर्थिक एवं वाणिज्यिक शोषण के बारे में बताया गया है। देसेर कथा में देसेर कथा के जो ग्रंथ हैं ये स्वदेशी कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य पठन बन गए थे उस समय। और इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों एवं लोकगीतों को प्रेरित किया। और बंगाल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1910 में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, सखाराम गणेश देउस्कर। अगला दूसरा प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद या रामानंद चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जो सर्च लाइट समाचार पत्र है इसके संपादक बिहार में दिए गए विकल्पों में मुरली मोहन प्रसाद थे। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक जो हैं मुरली मोहन प्रसाद थे। और ये जो समाचार पत्र है बिहार से प्रकाशित होने वाला एक ऐतिहासिक और अत्यंत ही प्रभावशाली अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी स्थापना सन 1918 में पटना में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा, मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और हुसैन इमाम के द्वारा मिलकर की गई थी। और मतलब मुरली मोहन प्रसाद ने सन 1918 में इसका प्रकाशन शुरू किया। जब प्रकाशन शुरू किया तब ये इसके संपादक नहीं थे। तो इसके जो सबसे पहले संपादक थे सर्च लाइट समाचार पत्र के, वो सैयद हैदर हुसैन थे। और दूसरे संपादक महेश्वर प्रसाद थे। इसके बाद कुछ अन्य लोग हुए, फिर मुरली मोहन प्रसाद इसके संपादक बनते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक संपादक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, मुरली मोहन प्रसाद। अगला तीसरा प्रश्न है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिख, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो बिहार समाजवादी पार्टी है 1931 में गठन हुआ। यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जुलाई 1931 में की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को जो वाले जो युवा थे उनके द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था समाजवादी विचारधारा का प्रचार करना और किसानों और मजदूरों को संगठित करना।
अब संस्थापक सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे, गंगा शरण सिन्हा थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे और रामानंद मिश्रा थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। और इसी पार्टी में ये जो बिहार समाजवादी पार्टी में एक आयोजन समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष जो थे वो अब्दुल बारी बने थे। वहीं जो गंगा शरण सिन्हा और फूलन प्रसाद वर्मा थे वो इसके सचिव बने थे, जबकि अंबिका कांत सिन्हा को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। अगला चौथा प्रश्न देखेंगे हम। चौथा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो ए ओ ह्यूम थे, है ना, दिए गए विकल्पों में, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की मतलब स्थापना हुआ था, और पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला पांचवा प्रश्न देखेंगे हम। पांचवा प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। 1916 में इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, अगला छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी। विकल्प हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरा चौरी की घटना, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो इनको 1915 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, और इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि इस कारण से त्याग दी, मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कारण की वजह से। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 के दिन अमृतसर में होता है। वहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाई जाती है, जिससे ये हत्याकांड होता है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब दूसरा कि सविनय, एक अन्य की सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी के द्वारा नमक बनाकर इसका नमक कानून तोड़ा जाता है। तो इस आंदोलन के दमन में जो मुख्यतः खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये रीजन नहीं था, विकल्प यहाँ पे सही सी हो जाएगा, है ना। और ये कि भगत सिंह को फांसी दिया जाना, तो भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जी को मतलब एक साथ लाहौर षड्यंत्र मामले में 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी। और ये जो चौरा चौरी की घटना है, तो चौरा चौरी जो है असल में संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुई थी, जहां असहयोग आंदोलन में जो भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी थे उनके एक बड़े समूह की पुलिस से झड़प हो जाती है, और इसी झड़प में 4 फरवरी 1922 को थाने में आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से 22 पुलिस कर्मचारी जो हैं जिंदा जल जाते हैं, और महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, अब अगला 7वां प्रश्न है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज या द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में की गई थी, पुणे महाराष्ट्र में, है ना। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उदारवादी नेता थे और समाज सुधारक थे, तो इनके प्रति जो इनके राजनीतिक विरोधी जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने इन्हें भारत का हीरा कहा था। और ये जो भारत सेवक समाज है इसका उद्देश्य था कि जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए स्वैच्छिक सेवा के रास्ते खोलना, है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी।
अगला 8वां प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड है जिसे कि मतलब ये जो हुआ था, ये घटना 1925 में हुआ था और 2025 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए। तो अब इसका जो नाम है असल में काकोरी ट्रेन डकैती कांड की जगह काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है 2025 में, है ना। तो जो इसमें प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी उनमें शामिल हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां, फैज़ाबाद की जेल में इनको फांसी दी गई थी। वहीं ठाकुर रोशन सिंह, इनको इलाहाबाद की नैनी जेल में फांसी दिया गया था। वहीं जो चौथे व्यक्ति जिनको फांसी दी गई थी वो थे राजेंद्र नाथ लाहरी, जिन्हें गोंडा जेल में फांसी दी गई थी, यानी उत्तर प्रदेश के गोंडा जेल में। तो ये जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खां हैं, ठाकुर रोशन सिंह हैं, इन तीनों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी, जबकि राजेंद्र नाथ लहरी को 2 दिन पहले यानी कि 17 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई थी। तो ये जो काकोरी ट्रेन कांड है, तो यहाँ पे देख लें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, वीर सावरकर और वासुदेव चापकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। ठीक है, तो कुल अब काकोरी ट्रेन कांड की अगर हम बात करें तो 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा लखनऊ के पास काकोरी गांव में ट्रेन रोककर ट्रेन में डाका डाला गया था और लगभग 8,000 रुपये की राशि मतलब उस समय वसूला गया था। अब इसके अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें कि काकोरी ट्रेन कांड क्यों हुआ, तो मतलब हुआ ऐसा कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसी के कुछ दिन बाद जो असहयोग आंदोलन है उसे निलंबित कर दिया जाता है। तो इसके बाद क्या है, जो देश के युवा थे उनके द्वारा मतलब निराशा में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इसका लक्ष्य ये था कि ब्रिटिश राजकोषीय धन को कब्जे में लेकर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनके लिए धन जुटाया जाए, है ना। तो अब जब ये कांड हो गया मतलब काकोरी ट्रेन कांड, तो इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत ही खतरनाक दमन चक्र चलाया गया, जिसमें 17 लोगों को कारावास का सजा दी गई। वहीं 4 लोगों को आजीवन कारावास मिला और 4 को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी बात करें तो इसकी अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र बनर्जी और सचिन सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और 1 जनवरी 1925 को इसने यानी कि HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने अपना घोषणा पत्र जिसका नाम क्रांतिकारी था उसे जारी किया। इसका उद्देश्य था संगठित सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत के संयुक्त राज्यों में एक संघीय गणराज्य स्थापित करना। ठीक है, अब यहाँ पे सही विकल्प तो ए है। खैर आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है। तो जो इंडिया फॉर इंडियंस किताब है असल में चितरंजन दास के द्वारा लिखी गई थी, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। चितरंजन दास जिन्हें कि देश बंधु के उपनाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा लिखा गया। हालांकि अगर राजनीतिक नारे के तौर की अगर हम बात करें तो ये जो इंडिया फॉर इंडियंस यानी कि भारतीयों के लिए मूल रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा गढ़ा गया था, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, CR दास या चितरंजन दास। अगला 10वां प्रश्न देखते हैं हम। 10वां प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले, जिन्हें कि महात्मा फुले भी कहा जाता है, उनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे में की जाती है। और ये जो सत्यशोधक समाज है असल में इसने समानता, शिक्षा और जाति विरोधी सुधारों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में बाद के दलित और सामाजिक न्याय आंदोलन जो हुए उनको प्रेरणा मिला। और यह एक शक्तिशाली सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य था 19वीं सदी के भारत में ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जाति आधारित असमानताओं को चुनौती देना। ठीक है,
तो ये हो गया यहाँ पे। अब अगला 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 11वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्हें कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि अगर ये प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। और थोड़ी सी एनी बेसेंट की अगर हम बात कर लें, तो एनी बेसेंट जो है इन्हीं के द्वारा 1898 ईस्वी में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, जो आगे चलकर BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। ठीक है। अब यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की के प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे। सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है, इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे, और तृतीय सत्याग्रही की अगर हम बात करें तो वो ब्रह्मदत्त थे। तो ये जो असल में सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया एक सीमित और अहिंसक विरोध था, जिसका उद्देश्य यह था कि जो भारतीय हैं या जो हम भारतीय हैं, इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को साबित करना और बिना भारत के सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेलने के लिए प्रतीक तौर से विरोध करना था। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। और अगला 13वां नंबर प्रश्न है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो जो लंदन में इंडिया हाउस बनाया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो असल में इसकी स्थापना वहाँ पे इन्होंने इसलिए किया कि जो भारतीय बच्चे जो लंदन में पढ़ने आते हैं, उनको नस्ल भेद का शिकार होना पड़ता है, उनको दिक्कत होता है, तो वो आके यहाँ रह सकते हैं, ऐसा था ये। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। भागलपुर में जब नमक सत्याग्रह वही जो 1930 में हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि भागलपुर में दो जगह थे, बिहपुर और गौरीपुर स्थानों पर नमक कानून तोड़े गए थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए मतलब भागलपुर में इन जगहों को चुना गया था। तो यहाँ पे महादेवलाल सराफ थे, इन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, महादेवलाल सराफ ने। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 15वां प्रश्न है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल सांकृत्यायन ने किया था। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। और ये जो अंबारी सत्याग्रह हुआ था, असल में किसानों के अधिकार और जमींदारों के शोषण के खिलाफ चलाया गया था। तो इस समय क्या हुआ, जब ये सत्याग्रह चल रहा था, तो जो राहुल सांकृत्यायन थे, उनको झूठे मुकदमे फंसाकर जेल भेज दिया गया था, और लगभग वो 6 महीने जेल में थे। और ये जो राहुल सांकृत्यायन हैं, इन्हें भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक कहा जाता है। अगला 16वां प्रश्न देखेंगे हम कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। अब देखिए, वैसे तो मतलब दिए गए विकल्पों में सच्चिदानंद सिन्हा सही हैं, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। क्योंकि देखिए 12 मार्च 1912 को जब बंगाल से अलग होकर बिहार को एक नए राज्य के रूप में स्थापित इनके द्वारा मतलब स्थापित होता है, तो इनका बहुत ही ज़्यादा प्रयास रहा था। तो इसलिए इनको मुख्य सूत्रधार माना जाता है और इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। इसके अलावा राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भी आधुनिक बिहार के निर्माता या वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद बिहार के औद्योगिक एवं ढांचागत विकास की नींव रखी। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा है, इन्होंने महेश नारायण, अली इमाम और अन्य लोगों के साथ मिलकर बंगाल से बिहार प्रांत के पृथक्करण किए जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसकी वजह से तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो कि सच्चिदानंद सिन्हा भी हो और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी हो, तो विकल्प यहाँ पे ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 17 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो जो बिहार प्रांतीय किसान सभा का है, असल में इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो सही विकल्प ए हो जाएगा।
अब ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, असल में ये शुरू से किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, है ना। तो इनके अधिकारों की रक्षा और उनके शोषण के खिलाफ शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था बिहार प्रांतीय किसान सभा, जिसकी स्थापना 1929 में बिहार के हरिहर क्षेत्र या सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अब थोड़ी सी इतिहास की बात कर लें, इसमें क्या हुआ था। तो इससे पहले सन 1927 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थानीय ब्राह्मण जमींदारों के द्वारा किसानों के बड़े पैमाने पर शोषण किए जाने के जवाब में पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना करते हैं सन 1927 में। फिर इसी में आगे गति बढ़ाते हुए 1929 में सोनपुर के प्रसिद्ध मेले में ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन करते हैं, और जिसने पूरे प्रांत के किसानों को एकजुट करने का काम किया। फिर आगे चलकर 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी किया जाता है, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला 18वां प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थी, और इसमें मुख्य रूप से सूती वस्त्र, रेशम और अफीम के व्यापार के लिए इसको बनाया गया था। और ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फैक्ट्री है, ये वर्तमान समय में जो पटना कॉलेज है उसके इमारत के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला 19वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। स्वराज दल या स्वराज पार्टी का गठन, तो ये जो बिहार में स्वराज दल है, इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी, यानी कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री के द्वारा। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। जबकि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल का गठन जो है मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। और बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद रहते हैं। वहीं सचिव की बात करें तो वो अब्दुल बारी होते हैं। और अगला 20वां प्रश्न है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रियदर्शी, क्योंकि ज़्यादातर जो उनके अभिलेख मिले हैं गुर्जर अभिलेख, मास्की अभिलेख, तो इसमें देव नाम प्रियदर्शी अशोक राज लिखा है, एक में देव नाम प्रियदर्शी राजा अशोक लिखा है ना। तो देव नाम प्रियदर्शी, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 21वां नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक, शौनक, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो सही विकल्प यहाँ पे सुश्रुत हो जाएगा, क्योंकि ये भारत के सबसे मतलब प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक और शल्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि मुख्य रूप से ये शल्य चिकित्सा या सर्जरी के लिए जाने जाते हैं, है ना, और औषधि के क्षेत्र में भी जाने जाते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, सुश्रुत। अगला 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। दिए गए विकल्पों में से ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या नंदनागरी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि जो खरोष्टी लिपि है, असल में यह दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे जिस प्रकार से उर्दू लिखा जाता है दाहिने से बाईं ओर, है ना। अगला 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। कल्याण, ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कैम्बे, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है, ये जो कि पश्चिम बंगाल में है, यह बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। हालांकि कल्याण, भरोच, कैम्बी सभी हैं, लेकिन यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। अगला 24वां प्रश्न है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो मुगल चित्रकला जो अपने सबसे शीर्ष की बात करती है, तो जहांगीर के शासनकाल में ऐसा हुआ था। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला 25वां प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए, या धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए, या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो मनसबदारी यानी पद प्रथा था ये। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, अगला 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो अष्टप्रधान जो है मराठा राज से संबंधित है, तो शिवाजी के द्वारा की गई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, शिवाजी। अष्टप्रधान में आते कौन थे, अगर उनकी बात करें तो पेशवा आते थे, अमात्य आते थे,
सचिव आते थे, मंत्री आते थे, सेनापति होते थे। इसके अलावा सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव होते थे। पेशवा की बात करें तो जो प्रधानमंत्री होता था यह सामान्यतः प्रशासन संभालता था और राज्य की मुहर धारण करता था। इसके अलावा अमात्य की बात करें तो अमात्य जो कि राजस्व, लेखा और राज्य की आर्थिक स्थिति का प्रबंधन का काम करता था। वहीं सचिव की बात करें जिसे कि शुरुनावीस कहा जाता था, शाही फरमानों, पत्राचार और अभिलेखों के मसौदा तैयार करने का काम करता था। वहीं मंत्री की बात करें जिसे वाकिया नवीस कहते हैं, यह आंतरिक मामलों, जासूसी और पुलिस या खुफिया रिपोर्टों का प्रबंधन करने वाला मंत्री होता था। ठीक है। और सेनापति की बात करें, देखिए अमात्य की बात कर रहे हैं तो अमात्य जब शिवाजी के काल में आके ये आर्थिक स्थिति के प्रबंधन का काम करता था। वहीं जो अमात्य है वो गुप्त काल में इसका कुछ अलग काम था। ठीक है। सेनापति जिसे कि सर नौबत कहा जाता था, यह सशस्त्र बलों, सैन्य रणनीति और साम्राज्य की रक्षा के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है। वहीं अगर हम सुमंत की बात करें जिसे कि जो कि विदेश मंत्रालय संभालता था, विदेश मंत्री के रूप में काम करता था सुमंत। वहीं न्यायाधीश की बात करें जो कि पूरे साम्राज्य को नागरिक और आपराधिक न्याय प्रदान करने का काम करता था। पंडित राव की बात करें तो यह प्रधान पुरोहित होते थे जो कि धार्मिक मामले, दान पुण्य और सार्वजनिक नैतिकता की देखरेख करने का काम करते थे। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला 27वां प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो दिल्ली में तुगलक वंश के शासक के द्वारा सबसे ज़्यादा, मतलब तुगलक वंश के शासनकाल में नहरों का निर्माण किया गया था। लेकिन तुगलक वंश के शासक जिनका नाम फिरोज शाह तुगलक था, इन्होंने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए जो हुगली है क्षेत्र है, इसका उपयोग पुर्तगाली करते थे। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। तो मतलब ये जो पुर्तगाली थे इस जगह को अवैध व्यापार और मतलब लूट मार का मुख्य अड्डा बना लिए थे। फिर क्या होता है कि जब मुगल बादशाह शाहजहाँ को गुस्सा आता है, बोले रुक जा बेटा बताता हूँ तेरे को, 1632 में जाता है, हुगली पर आक्रमण करता है और उसको मतलब जो ठिकाना था उसको नष्ट कर देता है। ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, पुर्तगाली। और अगला 29वां प्रश्न है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ध्यान दीजिएगा, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कैप्टन स्लीमैन है, उनके नेतृत्व में हुआ था। और विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था, वो अलग चीज़ है, लेकिन नेतृत्व की अगर बात कर रहे हैं तो कैप्टन स्लीमन था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। कैप्टन स्लीमन, और इनके नाम से कटनी में, मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्र कटनी में एक जगह है, स्लीमनाबाद बसा हुआ है। ठीक है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, कैप्टन स्लीमन। और अगला 30वां प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति है लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था। तो सही विकल्प बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। अगला 31वां प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ये आपको पहले ही बता चुका था अगर आपको याद हो। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अपने साबरमती के आश्रम से प्रारंभ किया था। साबरमती अहमदाबाद में स्थित है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, साबरमती। यानी कि 12 मार्च 1930 को यह इस यात्रा प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया दांडी पहुंचकर, है ना। और प्रारंभ किया गया था साबरमती से। ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो साराबंदी आंदोलन जो कि गुजरात से संबंधित है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला 33 नंबर प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत का विभाजन हुआ 47 में, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो अ, आचार्य JB कृपलानी थे। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला 34 नंबर प्रश्न कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला, ये जो बाबू कुंवर सिंह है बिहार के किस एरिया से संबंधित थे? आप बताएंगे कमेंट करके। और 35 नंबर प्रश्न है कि मतलब यानी कि देखिए 2019 में जो पेपर हुआ था, यानी कि जो 65वां BPSC हुआ था, उसमें भारतीय इतिहास और बिहार के इतिहास और राजनीतिक मतलब
आज़ादी के आसपास का जो भी इतिहास रहा है, सब मिलाकर लगभग 35 प्रश्न पूछे गए थे 65वीं बीपीएससी में, है ना। तो 35वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन या कोई नहीं। सही विकल्प ए हो जाएगा कि स्वामी विद्यानंद के द्वारा बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।